तो बायोलॉजी, फिलोसफी, एपिस्टिमोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट के ये महारथी थे। तो ये जो साइकोलॉजी जो पढ़ रहे हैं, आपने शुरू में पढ़ा होगा जब क्लास स्टार्ट हुआ होगा कि ये जो मनोविज्ञान है ये निकल करके आया है किससे? फिलोसफी से निकल के आया है, दर्शन शास्त्र से निकल के आया है। तो इन्हें महारत हासिल था बायोलॉजी में, फिलोसफी में और एपिस्टिमोलॉजी में। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1980 में। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता आपके पेपर में, बस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा याद रखने के लिए लिख देंगे फोटो के नीचे। तो ये है आपके जीन पियाजे। बेसिकली ये है रचनावादी। क्या है? रचनावादी। तो कहेंगे जीन पियाजे किससे संबंधित है? रचनावादी से, क्योंकि इसके थ्योरी का नाम ही है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो ये जोर देता है बच्चे के संज्ञानात्मक पक्ष से। संज्ञान का मतलब समझ रहे हैं सब? दिमाग। और क्या? एक सेकेंड, चलिए, नहीं जान रहे हैं तो जान लीजिए। संज्ञान या कॉग्निटिव, क्या होता है संज्ञान? वे सारी क्रियाएं, वे सारी मानसिक क्रियाएं, ठीक है, जिस भी काम में आपका मानसिक क्रिया का यूज हो रहा है, मेंटल प्रोसेस हो रहा है, वो सारे कहलाते हैं कॉग्निटिव। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? बोलिए। थिंकिंग, थिंकिंग को क्या कहते हैं? चिंतन। ठीक है, फिर लॉजिक आ जाएगा जिसको कहते हैं तर्क। रीजनिंग कहाँ आएगा? रीजनिंग भी आता है आपके संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। फिर आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग को क्या कहते हैं? समस्या समाधान। लैंग्वेज, भाषा, आपके भाषा का विकास भी संज्ञान के अंतर्गत ही आता है। बैठ जाइए, जगह नहीं है क्या? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, तर्क लगाना, ठीक है, रीजनिंग, ये सब समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं निर्णय लेना, तो ये सब निर्णय आ गया। तो जितने भी मानसिक क्रिया है सब आएगा आपका कॉग्निशन के अंतर्गत, यानी मानसिक पक्ष के अंतर्गत आएगा, बौद्धिक पक्ष के अंतर्गत आएगा, संज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो जिन प्याजे साहब ने अपने ही बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने देखा था कि किस तरह बच्चे अलग अलग स्टेज में क्या होते हैं, संज्ञानात्मक परिपक्वता आती है और चीजों को सीखते हैं। तो इन्होंने चीजों को सीखने के बारे में टोटल कितने स्टेज है? 4 स्टेज है कि बच्चे इस स्टेज से गुजर करके सीखते हैं। इस स्टेज में रहेगा तो ये यही काम कर पाएगा, इससे आगे वाले स्टेज का काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से इन्होंने चरणों में अपने थ्योरी को विभाजित करके सिद्धांत दिया। और कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत आपके लर्निंग थ्योरी से रिलेटेड है, यानी सीखने के सिद्धांत से। तो ये कैसा है? रचनावादी, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट साइकोलॉजिस्ट है। रचनावादी तो, अच्छा कोई कुछ बोल रहे थे पीछे से। रचनावादी तो वाइगोस्की भी है, लेकिन ये जो है ये घोर रचनावादी है। कैसा रचनावादी है? जिसको कहते हैं कट्टर, है ना, कट्टर रचनावादी है, प्योर रचनावादी है, कोई मिलावट नहीं है। सोने जिस तरह से 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो प्योर होता है, इसी तरह ये प्योर है रचनावादी, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इसको कहा जाता है रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसी घोर को इंग्लिश में एक वर्ड दिया गया है, रेडिकल। तो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? जीन पियाजे है। तो जब भी कहा जाएगा कोई इस तरह से रचनावादी का नाम लिया जाए, घोर रचनावादी या कट्टर रचनावादी, तो कहेंगे कौन? जीन पियाजे। और वाइगोस्की के बारे में जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में बताएंगे वो कौन से रचनावादी थे। चलिए, ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, संज्ञान के बारे में लिखा हुआ है कॉग्निटिव परसेप्शन, अनुभूति, आपका नजरिया या बच्चे का नजरिया। हर एक का नजरिया एक जैसा होता है क्या? सारे बच्चे का नजरिया अलग अलग होता है, सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, चीजों को डिस्क्राइब करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो ये अनुभूति हो गया। और ये किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञान के अंतर्गत आएगा, मेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। याद करना, रिमेम्बरिंग को क्या कहेंगे? याद करना। तो याद करते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? संज्ञान के अंतर्गत आएगा। मेमोरी, ये भी वही है। ठीक है, फिर आ गया बच्चे
सक्रिय ज्ञान के निर्माता। जब रचनावादी का नाम आ जाए बच्चा एक्टिव हो जाएगा, बच्चा सक्रिय रूप से खोज करेंगे, किसी एक्टिविटी में शामिल होगा, कुछ नया खोजने की तरकीब करेगा, खोजी अधिगम का प्रयोग करेगा, सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करेगा। तो पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे एक्टिवली रूप से ज्ञान का निर्माण करेंगे, बच्चे निष्क्रिय कभी नहीं होते हैं, चुपचाप बैठ करके सीखने वाले नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा मौका दिया जाना चाहिए। किस चीज का मौका देना चाहिए? करके सीखने का मौका देना चाहिए। बच्चे को हमेशा एक्टिव रखा जाए, बच्चे का जो 5 सेंस है उस सेंस को हमेशा एक्टिव रखा जाए। हो सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बच्चे के एक से ज्यादा सेंसेस को यूज करने का मौका मिले। ये नहीं कि सिर्फ बैठ के सुन रहे हो और देख रहे हो, 2 सेंस का यूज कर रहा हो, तीसरा चौथा सेंस के जितना यानी ज्यादा सेंस का इस्तेमाल करेगा बच्चा, जितना ज्यादा ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करेगा उतना बेहतर तरीके से सीखेगा। चलिए आप बताइए 2 ज्ञानेंद्रियों के नाम बता दीजिए। सबसे हम ज्ञानेंद्रियां बके जा रहे हैं, पता नहीं समझ में आया कि नहीं। ज्ञानेंद्रियों के बारे में पता है? 5 ज्ञानेंद्रियां होता है इंसान में। कौन कौन से? आँख हो गया, कान हो गया, नाक जिससे सूंघते हैं, एक जीभ हो गया, और दूसरा ये त्वचा, ठीक है, सर्च करके जो सीखते हैं। तो बच्चे इन सब चीजों से सीखते हैं। छोटे बच्चे वृद्धि और विकास में पढ़ लिए होंगे कि एक छोटा बच्चा जो 2 4 5 महीना का है, वो बच्चा जब माँ के पास जाएगा तो रात में भी वो अम्मी को पहचान लेता है। वो कभी कभी देखना ऐसे हाथ मुंह पे फेरता है, ठीक है। तो वो इस तरह से मतलब क्या कर रहा है, टच करके देख रहा है ये अम्मी है या कोई और है। तो वो टच करके सीख रहा है। कपड़े की स्मेल से सुन लेता है कि ये माँ है या दूसरा है, आवाज से सुन लेता है, कैसे कोई दूसरी अगर आवाज दे रही है औरत तो समझ जाती है माँ नहीं है। इस तरह से 5 सेंसेस है। तो इन्हीं सेंसों का यूज करके बच्चा यहाँ पर सीखता है। तो बच्चे एक्टिव रूप से ज्ञान का निर्माण करेंगे। इन्होंने कहा बच्चे होते हैं नन्हे साइंटिस्ट। क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक। किसको कहा? बच्चे को। आप लोग नन्हे साइंटिस्ट नहीं है? कितने नन्हे हैं देख रहे हैं? तो बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा? जीन पियाजे ने, ठीक है। एक्टिव एक्सप्लोरर, सक्रिय खोजकर्ता। इसका मतलब क्या होगा? सक्रिय खोजकर्ता। तो पियाजे कहते हैं बच्चे सक्रिय खोज करता है, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। कौन कह रहे हैं ये सारे बात? जीन पियाजे कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। कौन है ये? रचनावादी है, बता चुके हैं। कैसा रचनावादी है? रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, घोर रचनावादी है, ठीक है। फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है या फादर कौन है? ये है विकासात्मक मनोविज्ञान के फादर। चलिए जवाब दीजिए। हाँ ठीक बोल रहे थे, क्या बोले? ई एल थॉर्नडाइक। तो ई एल थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिसका सिद्धांत है बिल्ली पर उसका एक्सपेरिमेंट था, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो उनको कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। इसका शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। और ये है आपका जीन पियाजे साहब, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। यानी विकास किस तरह से होता है इसके जनक माना गया है इसको, जीन पियाजे को। जन्म से वृद्धावस्था तक, या जन्म से कहा है क्या? बर्थ टू ओल्ड एज। बर्थ टू ओल्ड एज, वृद्धा नहीं कह सकते हैं, लगभग 11 से ऊपर है तो ऊपर में 15 16 18 20 22 तक भी जा सकता है ऊपर तक, या ठीक है किशोरावस्था तक। तो इन्होंने इस पर क्या क्या काम किया, लेकिन इसका स्टेज जो है वो किशोरावस्था तक या 11 से ऊपर तक का है। तो कहेंगे इसके थ्योरी में जो हम पढ़ने जाएंगे, जन्म बर्थ टू ओल्ड एज, ठीक है। हाँ किशोरावस्था के लास्ट लास्ट तक। यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाते हैं थिंकिंग के बारे में। पियाजे थिंकिंग के बारे में क्या कहते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और बड़े कैसे सोचते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब थिंकिंग के बारे में कह रहा है कि 2 बच्चा है, देखिएगा। एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, छोटा ये है, बड़ा ये है, ठीक है। तो ये बड़े वाले बच्चे हैं, ये छोटे वाले बच्चे हैं, समझिएगा यहाँ पर। तो कह रहा है पियाजे की थिंकिंग जो है चिंतन दोनों करेगा। चिंतन ये भी बच्चा करेगा, चिंतन ये भी बच्चा करेगा। दोनों बच्चा सोचेगा, दोनों बच्चा सोचेगा, लेकिन मात्रा में यहाँ पर अगर ये 50 थॉट इसके मन में आ रहा है, या कहेंगे 100 थॉट इसके मन में आ रहा है, 100 विचार इसके मन में आ रहा है बच्चे के मन में, और बड़ा का मन में भी कितना आ रहा है? 100 विचार है, थॉट्स है। बताएंगे अभी बेसिक क्या होगा।
दोनों कितना कितना सोच रहा है, 100 सोच रहा है। तो ये कह रहे हैं प्याजे कि मात्रा में क्या होगा, मात्रा में समान। तो अगर ये क्वांटिटी है, 100 ये सोच रहा है तो 100 ये भी सोच रहा है, तो मात्रा में दोनों क्या होगा, समान होगा, लेकिन भिन्न जो होगा वो किसमें होगा, प्रकार में भिन्न होगा। ये मात्रा और प्रकार क्या है, प्रकार में भिन्न। सोच रहा है दोनों 100 सोच रहा है, तो मात्रा है कि दोनों 100 चिंतन कर रहा है। 100 अगर बच्चा सोच रहा है, 100 बड़ा भी सोच रहा है। अब प्रकार क्या हो जाएगा, ये डीपली सोचेगा उसी चीज के बारे में, जो चीज के बारे में बड़ा सोच रहा है छोटा भी सोचेगा, लेकिन उतना दूर तक बच्चा नहीं सोच पाएगा। अगर क्वांटिटी गिना जाए तो 100 चिंतन वो भी कर रहा है, 2 चिंतन। जैसे कहेंगे गिरवा नदी का पुल, तो पुल के बारे में आप भी सोच रहे हैं, वो बच्चा भी सोचेगा। अब सोचेगा आपका जो नजरिया होगा, बड़े का जो नजरिया होगा सोचने का, वो कहेगा ये पुल जो है 50 साल तक चलेगा, या इतना दिन इतना ज्यादा लोड चलेगा, इतने दिन में गिर सकता है, गिरेगा तो इतना आदमी मर जाएगा। और बच्चा इतना डीपली नहीं सोच पाएगा, वो सोचेगा गाड़ी पार होने के लिए ये होगा। आप सोच रहे हैं जब गाड़ी नहीं था, जब ये पुल नहीं था, तब कैसे जाते थे हम लोग, नाव पर बाइक चढ़ा के जाते थे, ये जाते। लेकिन बच्चा इस तरह से नहीं सोच पाएगा, वो सोचेगा कि पुल है, गाड़ी गाड़ी इससे गाड़ी पार होती है, पानी आने पर आपको आसानी होता है पार होने में। तो जितना बड़ा सोच पाएगा, प्रकार अलग अलग हो सकता है, मात्रा दोनों है, दोनों पुल के बारे में, दोनों का स्कीमा में पुल गया, इतनी बड़ी पुल है, इससे गाड़ी पार होती है। लेकिन आप जो सोच पाएंगे, बड़े बच्चे जो जितना ज्यादा सोच पाएंगे, उतना छोटा बच्चा नहीं सोच पाएगा। तो ये है प्रकार में भिन्न। ठीक है, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा कि मात्रा में समान लेकिन प्रकार में भिन्न। तो इस मात्रा को कहते हैं क्वांटिटी, और इसको कहेंगे क्वालिटी। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिएगा जिसको लिखना है। चलिए आप बताइए तो। हाँ, बच्चे प्रकार में भिन्न होगा या मात्रा में, किसमें होगा, समान किसमें सोचेगा, मात्रा में। तो क्वांटिटी समान, प्रकार भिन्न। ठीक है, क्लियर है ना। अब आ जाते हैं पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे का मैक्सिमम मानसिक संरचना या मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है 14 से 15 साल तक हो जाता है, लगभग। पूर्ण रूप से नहीं कहा, यहाँ पर क्या कहा है, मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो अधिकतम विकास जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो किशोरावस्था तक हो जाता है या 14 से 15 साल तक हो जाता है। एक क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा गया प्रीवियस ईयर में कि मानसिक विकास कब तक, और वहां दिया रहेगा कि किसके अकॉर्डिंग, पियाजे के अकॉर्डिंग। तो जब पूछ ले पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे का मानसिक विकास से कब तक या मानसिक संरचना कब तक क्या होगा, डेवलप हो जाता है, तो 14 से 15 साल तक। ठीक है, अगर 14 दिख गया तो 14 लगाएंगे, 15 दिख गया तो 15, कोई एक ही दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों रहे तब क्या करना है, दोनों को लगा देना, ये भी लिखा हुआ रहे, नहीं रहे तब 14 लगा देना। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग बच्चे का मैक्सिमम कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। अदर अदर साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं किशोरावस्था तक मानसिक विकास या बुद्धि का विकास लगभग हो जाता है। अब एक टर्म आ जाता है स्कीमा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या स्कीमा, स्कीमा किसको कहेंगे, स्टोर करना, क्या स्टोर करना, ठीक है, सूचनाओं को एकत्रित करना या स्टोर करके रखना कहलाता है स्कीमा। तो कहेंगे सूचनाओं का संगठित रूप, क्या कहेंगे, जब पूछ दे स्कीमा क्या है तो कहेंगे सूचनाओं का संगठित रूप या पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन की थैली, सूचना की थैली। ठीक है, ये पियाजे कह रहे हैं कि स्कीमा जो होता है सूचना की थैली होती है। बच्चे के ब्रेन में एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, वो स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ये जाल बना हुआ रहता है। अगर थाउट कम आया बच्चे में अभी तक, तो ये जाल जो है पतला रहता है, मतलब छोटे बच्चे में जो है इतना घना नहीं रहेगा। ये इस तरह से दिमाग में स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। जितना ज्यादा बच्चा अनुभव करेगा, पर्यावरण के साथ अननोन क्रिया करेगा, इंटरेक्शन करेगा, क्रिया करेगा, सीखेगा, जितना ज्यादा सीखते जाएगा उसका स्कीमा ऐसे ऐसे बनते जाएगा। ठीक है, ये जाल गहरा होता जाएगा, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस लेगा और ज्यादा हो रहा है। फिर नया चीज सीखा, दूसरे दिन फिर स्कीमा में ऐड किया, फिर नया चीज सीखा, फिर हो रहा है। अब ये जाल कभी भरने वाला है नहीं,
चाहे आप बुढ़ापे तक जितना ज्यादा सीख ले, ये जाल भरेगा नहीं, आपका ये चलते रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट चली जा रही है। ये है आईसीटी का ड्रॉबैक, जहाँ ये सुविधा प्रदान करता बड़ा, कुछ इसके लिमिटेशंस है, कमियां हैं। उन कमियों में से एक ये है कि लाइट चले जाए तो बंद हो गया। तो पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की थैली, या कहेंगे ज्ञान का संगठित रूप, ज्ञान का संगठित रूप। तो ये स्कीमा कहलाता है। जब स्कीमा कहे तो याद रखना, इंफॉर्मेशन की एक थैली होती है दिमाग में, जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, और जो जो ये अनुभव ज्यादा करेगा बच्चा, स्कीमा उतना गाढ़ा होता जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पर लिख लीजिएगा स्कीमा, ठीक, फिगर भी बना लीजिएगा, ऐसे चला जाएगा। अब एक टर्म आता है स्कीम, क्या आता है, स्कीम का नाम सुने होंगे, फलाना स्कीम आया है, मैया योजना आया, ये भी एक स्कीम है। तो सरकार की स्कीम है मैया योजना, यहाँ पर दे रहा है तो ये स्कीमा में आ गया। जब मैया योजना दे दिया आप लोगों को तो ये स्कीमा हो गया। और जो अभी तक बिहार में वादा किया जा रहा है कि दिया जाएगा, तो वो स्कीम में है अभी। ठीक है, वो दिमाग में है, वो प्रोसेस में। तो जो भी चीज है, जो भी आइडिया दिमाग में हो, अभी तक वो जमीनी स्तर पर नहीं आया हो, तो वो स्कीम कहलाता है। सरकार के लिए वो स्कीम होता है, और जब वो लागू हो जाए, वो यूज कर लिया जाए, तब स्कीमा। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो सवेरे सवेरे, एग्जांपल समझिएगा कि सवेरे सवेरे बच्चे उठते हैं, पहले फ्रेश होता है, मुंह धोता है, ब्रश करता है, नहा धो के नाश्ता करके फिर वो ड्रेस पहनेगा, तब स्कूल बैग लेगा, फिर वो निकलता है घर से। तो वो इसके स्कीमा में, पहले वो स्कीम में आया। ठीक है, वो चीजें उसके आइडियाज में आया कि ये चीजें करना है सवेरे उठ करके, उसके बाद स्कूल निकलना है। तब वो जब ये चीजों को यूज कर लिया और स्कूल के निकल गया, जब निकल गया तो स्कीमा। लेकिन जब तक नहीं निकला, जब तक अब इस्तेमाल नहीं किया, रात में सोच रहा है कि कल जो है प्रोग्राम है स्कूल में, ये चीजें करके हमको जाना है, कल ये व्हाइट वाला नहीं ब्लू वाला ड्रेस पहनना है, तो ये सब अभी आइडियाज में। जब तक आइडियाज में है तब तक स्कीम, और जब आइडियाज से बाहर आ जाए तो स्कीमा। तो यहाँ पर लिखेंगे चीजें जो आइडियाज में हो, आइडियाज को क्या कहेंगे, विचार में हो। ठीक है, विचार में हो, क्या कहलाएगा, स्कीम कहलाएगा। और स्कीमा जब आइडिया से बाहर आ जाए। ठीक है, यानी बच्चा एक्सपीरियंस कर दिया उस चीजों को। आगे बढ़ जाए, स्कीमा समझ में आ गया सबको। स्कीम कभी पूछता नहीं है, लेकिन ये चीज रखना चाहिए, आप कभी पूछ ले, अदर एग्जाम में तो पूछता है, सीटेट में नहीं पूछा है, तो ये चीज अगर स्कीम भी आ जाए तो स्कीमा वाला आंसर नहीं मार देना, थोड़ा सा रुक कर समझ लेना है। तो ये है आपका स्कीमा। नेक्स्ट देखिए, अब 4 बात कह रहा है यहाँ पर प्याजे कि बच्चे जो सीखते हैं, सीखने के क्रम में ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं, वो यहाँ पर बता रहा है। तो MSME से याद कीजिएगा इसको, MSME। अब ये क्या है, MSME देख लेते हैं। एक है मैच्योरेशन, दूसरा एक्सपीरियंस है, तीसरा सोशल इंटरेक्शन है, और चौथा इक्विलिब्रेशन है। अब इस मैच्योरेशन को क्या कहते हैं, परिपक्वता। कभी कभी ये आपके मन में ख्याल आता होगा कि प्याजे जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया की बात नहीं करता है, ऐसा आता होगा ख्याल, लेकिन ऐसा नहीं है। सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब ये है, ये भी कहते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण फिजिकल वर्ल्ड से करते हैं, भौतिक दुनिया से क्रिया करके करते हैं। जब बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, कोई चीज का अनुभव ले रहा है, क्या वो समाज से हट के होगा, इस दुनिया से हट के होगा, इसी दुनिया में कर रहा है। तो ये भी कहता है कि बच्चे सीखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, एक्टिविटी करके, एक्सपीरियंसेस के जरिए सीखता है। तो ये नहीं कहेंगे प्याजे कभी सामाजिक की ये बात नहीं करता है, सीखता है, उतना जोर नहीं दिया, लेकिन फिर भी बच्चा सीखेगा तो इसी फिजिकल वर्ल्ड में, इसी सोशल इंटरेक्शन को, सामाजिक अंतःक्रिया को इन्होंने भौतिक संसार कहा है, भौतिक दुनिया कहा है। सामाजिक अंतःक्रिया को क्या कहा है, भौतिक दुनिया। ठीक है, तो ये परिपक्वता हो गया, ये क्या हो गया, अनुभव। अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, प्रयोग करेगा। फिर है सोशल इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्शन को कहेंगे सामाजिक अंतःक्रिया। और लास्ट वाला है संतुलन।
तो इस प्रोसेस के जरिए बच्चे सीखते हैं। सबसे पहला जो शर्त होगा पियाजे का, वो कहेगा कि बच्चा परिपक्व होना चाहिए। जो चीजें वो सीख रहा है वो उसके लेवल का होना चाहिए, उसके एज का होना चाहिए। ये कभी नहीं कहेगा कि जो 7 साल वाले एज का बच्चा जो सीख सकता है वो कभी 10 या 11 साल वाले बच्चे की उम्र का सीख पाएगा। ये कहेगा जिस उम्र का है उसी उम्र का ये सीख सकता है, उससे ज्यादा नहीं सीख पाएगा। तो इन्होंने परिपक्वता को बहुत ज्यादा जोर दिया है कि बच्चा जब तक मेच्योर नहीं हो रहा, उस चीज को सीखने के योग्य नहीं हो रहा है, तो वो नहीं सीख पाएगा। जब उसकी उम्र होगी तभी वो चीज सीख पाएगा। लेकिन वाइगोत्स्की ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं किसी भी उम्र में बच्चा सीख सकता है, उसके मेच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको माहौल चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, परिपक्व होना चाहिए बच्चा, बच्चे की उम्र होनी चाहिए वो चीजें सीखने के लिए। उससे ज्यादा वाले उम्र को वो चीज उस उम्र में नहीं सीख पाएगा। तो सबसे पहला शर्त क्या रखा, मेच्योरिटी, बच्चा मेच्योर होगा तभी सीख पाएगा। फिर दूसरा कह रहा है अनुभव। अनुभव मतलब बच्चा खुद से करेगा, खुद से उस चीज में शामिल हो, सीखने की प्रक्रिया में बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा, तब बच्चा सीख पाएगा, लर्निंग हो पाएगी। फिर कह रहा है सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अध्ययन क्रिया। भौतिक वर्ल्ड में या भौतिक दुनिया में निकल करके वो क्या करेगा, अनुभव लेगा। अनुभव कहाँ लेगा, समाज में लेगा। फिर लास्ट में कह रहा है एक ऐसी स्थिति आती है जिसको कहते हैं संतुलन। अब इस संतुलन के प्रोसेस को, इस साइकिल को डिटेल में आगे जानेंगे कि ये संतुलन क्या है। अब इस संतुलन के दो बेटे हैं। कितने, कौन कौन से, गलती कर दिया ना, क्या क्या होगा, ठीक है, वेरी गुड। अनुकूलन, संगठन, दूसरा है संगठन, और जिसको इंग्लिश में लिखना है उसको कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन, और इसको कहेंगे एडेप्टेशन। संगठन क्या होता है, संगठन होगा ज्ञान को जहां पर संगठित तरीके से रखा जाता है। संगठित करके कैसे रखेगा, कोई भी चीज सीख रहे हैं, एक स्टेज में सीख रहे हैं, क्या स्कीमा में जाकर के उल्टा पुल्टा बैठ जाता है, नहीं बैठता है, वो एक क्रम में ही जाकर के बैठता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है ज्ञान का संगठित रूप। तो ज्ञान को कैसे रखेगा वो, ये मान के चलिए अलमीरा है जहाँ पर आप किताब रख रहे हैं, तो किताब क्या कैसे रखते हैं अलमीरा में, जैसे तैसे फेंक देते हैं। इस साइड में सीडीपी का कॉपी है, किताबें नोट्स है, बगल में ईवीएस का रखे हैं, ताकि जाए वहां तो डायरेक्ट निकाल दे इस तरह से। अगर इसी तरह किसी काम को बच्चा करना चाहेगा, उसके स्कीमा में एक व्यवस्थित तरीके से संगठित रूप से बैठा हुआ है, तो जो काम करने के लिए वो जाएगा, आज जैसे उसको साइकिल चलाना है तो साइकिल वाला आ जाएगा, ध्यान में निकालना है, पैडल मारना है, चलाना है, फोकस रखना है। फिर दूसरा काम आ जाएगा कि आज हमको क्रिकेट खेलना है, तो क्या वो साइकिल वाला काम आएगा, वो क्रिकेट खेलने वाले यहाँ पर एक्टिव होगा बच्चा, उस चीज को कि कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बैटिंग करते हैं, कौन सा गेंद को रोकना है। तो यहाँ पर ज्ञान का क्या है, संगठित रूप है। यहाँ व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है सूचना को, कौन ऑर्गेनाइज करके, एकत्रित करके एक तरह से स्कीमा में। इसका क्या करें बताओ, इसके बाद ही था ना, क्या करें, खत्म हो गया तो हिंदी में ही लिख देते। परिपक्वता, अनुभव, सामाजिक अंतःक्रिया, और क्या था, संतुलन। ये समझ चुके हैं किस तरह से बच्चे सीखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे थे संतुलन, यानी इक्विलिब्रेशन। संतुलन का दो पार्ट था, एक था एडेप्टेशन, नहीं आया कल समझ में, एडेप्टेशन नहीं दिखा पीछे है, अनुकूलन, ठीक है, और दूसरा पार्ट था संगठन। स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाए। तो अनुकूलन समझा चुके हैं। ये संगठन क्या होता है, संगठन एक संगठित रूप से ज्ञान को एकत्रित करके रखा जाता है। जिस तरह से अलमीरा में या गोदरेज में कपड़े को तय करके एक तरीके से रखा जाता है,
उसी तरह मेरे तरह नहीं जाएंगे और कपड़ा बॉलिंग करके फेंकते हैं गोदरेज में। जब धो करके लाते हैं तो उसको समेट के नहीं रखते क्योंकि भारी लगता है, तो ऐसे गोल पोटली बनाएंगे यहीं से फेंक देंगे उसमें। ऐसा नहीं है, यहाँ पर संगठित रूप से रखा जाता है, व्यवस्थित तरीके से रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा? व्यवस्थित तरीके से। अब यहाँ पर समझते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से भी पूछा जाता है, इस सबसे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे क्या? एडेप्टेशन। नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं। तो इस अनुकूलन का भी दो पार्ट है। कितना? पहला है आत्मसातीकरण और दूसरा है समायोजन। क्या है? समायोजन। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में गलती इसी दोनों में होता है। जब क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वहां पर आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर समायोजन होगा या आत्मसातीकरण होगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी, यही समझिए। ये बात आ जाती है यहाँ पर आकर के। तो इसको कहते हैं एसिमुलेशन। इंग्लिश में जो याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, और हिंदी में कंफ्यूज करते रहता है नाम बदल बदल कर। और इसको कहते हैं एकोमोडेशन। संतुलन के कितने भाग? कौन कौन से? अनुकूलन और संगठन। फिर अनुकूलन के कितने भाग? कौन कौन से? आत्मसातीकरण और समायोजन। यहाँ तक ठीक है? अब देखिए, मेरा पेज ही उड़ गया क्या? नहीं है। अब पहला पढ़ लेते हैं, अनुकूलन का दो भाग, आत्मसातीकरण और समायोजन। तो पहला पढ़ते हैं आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन। अब ये एसिमिलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता है चीजें अभी क्या है, अभी नया नया बढ़ रहा है, कुछ नया चीज उसके सामने आया। नया चीज क्या आया? उसके सामने एक बिल्ली आ गई, ठीक है, एक व्हाइट सी बिल्ली आ गई, और उन्होंने पूछा कि ये क्या है, तो आप उसको बताते हैं कि ये बिल्ली है। तो उस बच्चे ने उस बिल्ली के स्कीमा को क्या क्या अपने स्कीमा में फिट कर लिया, या उसके संरचना को, स्ट्रक्चर को अपने स्कीमा में क्या क्या फिट कर लिया, ऐड कर लिया कि बिल्ली इस तरह से होता है या होती है। उन्होंने देखा कि ये बिल्ली है और इसका स्कीमा इस तरह से है, तो जब भी वो इस तरह का देखेगा तो क्या कहेगी? देखो देखो बिल्ली जा रही है, आ रही है। ठीक है, क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके स्कीमा में वो चीजें अब बैठ चुका है कि बिल्ली का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है। एक दिन आ गया उसके सामने बिलायती कुत्ता, होता है ना, बिलाती कुत्ता बोलते हैं ना। अब वो कह रहा है देखो कितना बड़ा बिल्ली आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको भी क्या कह रही है? कह रहा है बिल्ली कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि पूर्व ज्ञान में उसके स्कीमा में फिट है बिल्ली का, इस तरह से दिखने वाले चीजें बिल्ली ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं। तब आप उसको फिर क्या करते हैं? उसके ज्ञान में संशोधन करते हैं। आप कहते हैं इसमें सुधार की जरूरत है, ये बिल्ली नहीं है बेटा, इसको ध्यान से देखो, बिल्ली ये है। उसको बिल्ली ला करके बगल में बैठा के दिखाओ कि ये बिल्ली देखो, और ये जो है ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है। तो अब बच्चे के दिमाग में हलचल पैदा होगा, ये क्या हो गया, ये तो अभी हमने 2 दिन पहले बिल्ली बताए थे, आज इसको कुत्ता बता रहे हैं। तब वो एक बार बिल्ली को देखेगा, एक बार कुत्ते को देखेगा। इसका तो जीभ बाहर निकला हुआ है, इसका मुंह भी चिपटा हुआ दिख रहा है, बिल्ली तो दूसरे तरह से। पूंछ भी देखेगा कुत्ते का ऐसे घुमा हुआ है, बिल्ली का कुछ घुमा हुआ नहीं है। तो ये सब देखने के बाद अब बच्चा अपने स्कीमा में करेगा संशोधन या बदलाव। क्या करेगा? संशोधन या बदलाव या परिवर्तन। तो जब नया चीज देखने पर, पहले जो चीजें देखी है, अब अपने स्कीमा में संशोधन या बदलाव करके उस चीजों को ऐड कर रहा है, यानी कि कुत्ते की स्कीमा को अब ऐड कर रहा है। किस तरह से ऐड कर रहा है? बदलाव करके, परिवर्तन करके, या कहेंगे मॉडिफिकेशन करके। तो जब अपने स्कीमा में मॉडिफिकेशन, बदलाव, परिवर्तन के जरिए ऐड करे, तब क्या कहलाएगा? समायोजन कहलाएगा। तब आपका समायोजन कहलाता। और ज्यों का त्यों अपने स्कीमा में ऐड कर ले तो आत्मसातीकरण। समावेशन वही बात है, हिंदी में आत्मसातीकरण को कभी समावेशन बोल देता है, कभी वो जो है ना इसी को अनुकूलन भी बोल देता है। तो उसका हिंदी का हम नहीं कह सकते क्या क्या कह दे। इंग्लिश में वो एक ही बात कहेगा, एसिमिलेशन। ठीक है, एक ही बात कहेगा। तो देख लेना वहाँ एक बार कौन सा इसमें आत्मसातीकरण बना है। वो समावेशन लिखा हुआ आत्मसातीकरण के लिए, अनुकूलन लिखा हुआ है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन इंग्लिश में जब देखेंगे एक ही वर्ड मिलेगा, एसिमिलेशन। ठीक है, तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा कि जब बदलाव, परिवर्तन की बात करेगा तब क्या कहेंगे? समायोजन। और ज्ञान को ज्यों का त्यों अपने स्कीमा में फिट कर रहा है, या पूर्व ज्ञान में ऐड कर रहा है, या पहले से सीखे गए ज्ञान में ऐड कर रहा है,
सिर्फ जोड़ने का बात कर रहा है तो कहेंगे आत्मसातीकरण। तो यहाँ क्या है, एड न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी नई सूचनाओं को जोड़ना, नई सूचनाओं को कहीं पर इसमें बदलाव की बात आ रही है तो ये कहलाएगा आत्मसातीकरण। ये एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी मौजूदा संरचना स्कीमा, मौजूदा स्कीमा में कुछ ऐड करना, कुछ भी ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, यहाँ बदलाव नहीं हो रहा, आत्मसातीकरण कहलाएगा। फिर है प्रीवियस नॉलेज में कुछ जोड़ना, प्रीवियस नॉलेज को कहते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब जो बच्चा पहले से सीखा हुआ है, पहले से सीखा हुआ है उसमें सिर्फ ऐड कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। जब ऐड करने की बात कहें, जोड़ने की बात कहें तो कहेंगे आत्मसातीकरण। क्लियर है, अभी तुरंत क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। समायोजन में क्या होगा, चेंज होगा, बदलाव होगा, क्या होगा, बदलाव। ठीक है, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है भाई फेर बदल करके, ठीक है, मैनिपुलेट करके यानी फेर बदल करना। ठीक, फिर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट मीन्स ऐसे तो इसको समायोजन ही कहते हैं, एडजस्ट करना, समायोजित करना, यानी कुछ बदल करके समायोजित करना। फिर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन को भी कहेंगे परिवर्तन या कहेंगे इसको संशोधन। ठीक है, ये वर्ड भी याद रखना है, क्या, संशोधन। तो जब स्कीमा में संशोधन कर रहा हो, संशोधन करके स्कीमा में ऐड कर रहा हो, तब कहेंगे समायोजन। ये संयोजन हो गया क्या, ये समायोजन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं कैसे सीखते हैं, एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के द्वारा। तो बच्चे जब कहेंगे पियाजे के अकॉर्डिंग, तो बच्चे आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रिया से गुजर करके सीखते हैं। इस दोनों की क्रिया से ही बच्चे सीखेंगे, यानी हमेशा वही होगा, ये साइकिल चलेगा बच्चे के सीखने में। देखिएगा यहाँ पर ये साइकिल समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बच्चे के सामने कोई न्यू सिचुएशन आया, नई परिस्थिति आया, कोई उसका बड़ा उसको बताया कि ये फलाना चीज है, उन्होंने इसको क्या किया, आत्मसात किया, अपने स्कीमा में ऐड कर लिया। ऐड करना क्या कहलाएगा, एसिमुलेशन, यानी कुछ नई चीजों को एसिमुलेट किया, अपने स्कीमा में ऐड किया। जब ऐड कर लिया तो उस चीज के बारे में अब हो गया परिपूर्ण, उसके मन में कोई द्वंद, कोई संदेश नहीं है, बिल्ली था तो वो बिल्ली है। तो ये चीजें उसके जो है दिमाग में संतुलन की स्थिति पैदा होगी। अब जो है स्कीमा में कोई बिगाड़ नहीं है, वो समझ गया कि इस तरह के स्ट्रक्चर्स बिल्ली के होते हैं, तो संतुलन की स्थिति आ जाएगी दिमाग में। फिर जब नई परिस्थिति आएगी, यानी उससे मिलता जुलता चीज आएगा, देखेगा तो वो पहले जो चीजें सीखा हुआ वही नाम लेगा। लेकिन जब आप उसको बताएंगे कि ये चीजें वो नहीं है, तब उसकी स्थिति क्या होगी, स्कीमा में बच्चे के सामने एक नई परिस्थिति पैदा होगी, नया सिचुएशन आएगा। जब नया सिचुएशन आएगा तो स्कीमा में बिगाड़ पैदा होगा, क्या होगा, बिगाड़ पैदा होगा, असंतुलन पैदा होगा, यानी हलचल मचेगा स्कीमा में। हम तो बिल्ली भी याद किए थे, अब कह रहे ये बिल्ली नहीं है, तो उसके मन में बिगाड़ पैदा हुआ कि नहीं हुआ। इसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम की पैदा होगी स्थिति। अब बिगाड़ हुआ तो क्या ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बिगाड़ को, उसमें जो हलचल मचा उसको शांत भी तो करना है। शांत करने के लिए आपने उसमें संशोधन करके बताया कि ये बिल्ली नहीं ये कुत्ता है, तब क्या क्या उन्होंने अपने स्कीमा में परिवर्तन किया, बदलाव किया, और उस चीजों को फिर से ऐड किया, जोड़ा, बदलाव करके जोड़ा अपने स्कीमा में, तो ये कहलाया एकोमोडेशन यानी समायोजन। तो ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहती है। ठीक है, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ जैसे अब क्या हो गया, समायोजित कर लिया, फिर जाएगा, फिर नया स्थिति आएगा, नया चीज सीखेगा, नया चीज सीखा, संतुलन की स्थिति पैदा हुई, फिर नई परिस्थिति सामने आएगा, फिर और संतुलन पैदा होगा। जब और संतुलन होगा तो बदलाव करेगा, बदलाव करके मॉडिफिकेशन करके फिर इस चीजों को ऐड करेगा, फिर संतुलित हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी और इसी के जरिए बच्चे नए नए चीज सीखते रहते हैं। अब ये आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक बच्चा जो है घोड़े के बच्चे को देख के कहता है, अम्मी अम्मी देखो कितना बड़ा कुत्ता जा रहा है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा, बताओ बच्चे में। तो अगर वो पूर्व ज्ञान पे कह रहा है तो एसिमुलेशन होगा। लेकिन अगर वो उनको, अगर वो उसके अम्मी फिर बता दिया जाए कि बेटा ये, अगर यहाँ से क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए कि वो देखो कितना बड़ा कुत्ता जा रहा है, लेकिन उसकी अम्मी बीच में बोल देते बेटा ये कुत्ता नहीं ये घोड़ा का बच्चा है, तब वो अपने क्या करेगा, स्कीमा में बदलाव करेगा और घोड़े की स्कीमा को फिट करेगा, तब कहलाएगा समायोजन। तो इस तरह से क्वेश्चन जब पढ़े पियाजे का, तो वहां पर जब ये दोनों ऑप्शन दिख जाए, समायोजन
और आत्मसातीकरण। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि परिवर्तन, बदलाव ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, संशोधन तो नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ जोड़ा जा रहा है, तो क्या मारेंगे? आत्मसातीकरण। अगर बदलाव परिवर्तन आ जाएगा तभी संशोधन पे जाइए, समायोजन पे जाएंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर है ना? तो आपका हो गया एक क्वेश्चन क्लियर। पीपीटी भी इतने ही आया, देखिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। 2 मिनट। चलिए आप बताइए। कह रहे जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? सहज क्रिया, स्कीमा, संकेत या अवधारणा? क्या होगा? स्कीमा। तो कह रहा है पियाजे के सिद्धांत में क्या? चिंतन की बुनियादी निर्मितियां। चिंतन जो बच्चा कर रहा है तो वो सारे क्या है, किस रूप में जाना जाएगा? जो भी सोच रहा है तो उसके स्कीमा में है, तभी तो उसके बारे में सोच रहा है। तो ये क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। कोई सहज क्रिया या संकेत नहीं पढ़े, अवधारणा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े, तो ये क्या कहलाएगा पियाजे के अकॉर्डिंग? स्कीमा कहलाता है। ज्ञान या इंफॉर्मेशन का थैली या पॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम हो गया खत्म। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए सब। किस स्थिति को प्राप्त करेगा? संतुलन की स्थिति को अभी बताया ना, ठीक है। और संतुलन, प्रत्यक्ष बोध, भ्रम, ये सब नहीं होगा। तो इन दोनों के जरिए संतुलन की स्थिति प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए, वही है नहीं, वही है, अच्छा अलग है। देखिए वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कहने का तरीका बदल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या होगा? जब संतुष्ट परिणाम नहीं देगा स्कीम्स, तो उसमें बिगाड़ पैदा होगा, और बिगाड़ कोई कहते हैं असंतुलन। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखिए, बच्चे समाज में अपनी भूमिका को किन प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं? अब कंफ्यूजन पैदा होगा, अब इंग्लिश ढूंढिएगा। हमने तो पढ़ाया आत्मसातीकरण और समायोजन, कहीं है? कहाँ पे? अब ये है समाजीकरण, यहाँ तो कट गया, ठीक है। अनुकूलन उपसंस्करण कट गया। अब इस दोनों में बताइए कौन सा होगा? अब कोई कह रहा है 2, कोई कह रहा है 3। एक है समावेशन समायोजन, दूसरा अनुकूलन और समायोजन। अब कौन सा एसिमिलेशन है इस दोनों में, ये देखना है, ठीक है। 3 नंबर है, 2 नंबर होना चाहिए। ये तो अनुकूलन एडेप्टेशन बताए, तो ये होना चाहिए एसिमिलेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर। अब ये किस बिना पे मारे हैं आप लोग इंग्लिश में एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अनुकूलन तो पढ़ा है, एडेप्टेशन जिसको, जिसका 2 पार्ट है, समावेशन और समायोजन। तो हिंदी पे कम फोकस कीजिएगा, थोड़ा इंग्लिश देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जल्दी से। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है, जिसमें वो गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है? तो क्या कहलाएगा? वेरी गुड। क्या कर रहा है? सही, सिर्फ किधर है? ये यहाँ पर है, ठीक है। तो बदल रहा है, पहले गोल वाला जो पकड़ता था वो ऐसे पकड़ता था, अब वो क्या कर रहा है? बदल करके तिनकोनमा वस्तु ऐसे है, अब वो उसको शेप को अलग तरीके से हाथ को ऐसे करके पकड़ा है, पहले ऐसे पकड़ा तब ऐसे पकड़ा है, तो ये क्या कर रहा है? बदलाव करके पकड़ा है, तो कहेंगे समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या शामिल होगा?
तो एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे नई जानकारी से सामना करते हैं तो वो अपनी मानसिक संरचना या स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जिन प्याजे की शब्दावली में क्या कहलाएगा? क्या कर रहा है बच्चा? जब संशोधन करेगा तो समायोजन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा बदला होगा? तो संतुलीकरण जो होता है, इक्विलिब्रेशन, सबसे बड़ा प्रोसेस दादाजी यही है ना। इक्विलिब्रेशन वहां से टूट के दो पार्ट में निकलता है, अनुकूलन और संगठन। फिर अनुकूलन का दो पार्ट, आत्मसातीकरण और समायोजन। तो जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव, तो सारा चीज यहीं से शुरू होता है, इसी का पार्ट है। फिर वो साइकिल चलता है, बिगाड़ पैदा होता है, फिर नई परिस्थिति आती है, फिर उसको समायोजन करता है बदल करके। नेक्स्ट देखिए, जिन प्याजे के सिद्धांत में क्रिया और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और स्वीकृति घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। कोई दिक्कत है? उन्नत आयोजक संहिता उपकरण ये सब नहीं पढ़े, स्कीमा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।